हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। उपन्यास के पिछले भाग में आपने जाना सुधा और उसके कॉलेज के बारे में। उपन्यास का यह हिस्सा सुधा के जीवन के सबसे खुशनुमा और जीवंत पलों में से एक है। यहाँ सुधा और उसकी सहेली गेसु कॉलेज की प्रोफेसर मिस उमालिकर के साथ हंसी ठिठोली और शरारतों में डूबी नजर आती हैं। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के यहाँ निबंध की प्रतिलिपि लेकर पहुँचा तो 8 बज चुके थे। 7 बजे तो चंदर की नींद ही खुली थी और जल्दी से वह नहा धोकर साइकिल दौड़ाता हुआ भागा था कि कहीं भाषण की प्रतिलिपि पहुँचने में देर ना हो जाए। जब वह बंगले पर पहुँचा तो धूप फैल चुकी थी। अब धूप भली नहीं मालूम देती थी। धूप की तेज़ी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी, लेकिन सुधा नील कांटे के ऊंचे ऊंचे झाड़ों की छाह में एक छोटी सी कुर्सी डाले बैठी थी। बगल में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कोई किताब खुली हुई रखी थी। हाथ में क्रोशिया थी और उंगलियां एक नाजुक तेज़ी से डोरे से उलझ सुलझ रही थीं। हल्के बादामी रंग के एक लाई की लहराती हुई धोती, नारंगी और काली तिरछी धारियों का कलफ किया चुस्त ब्लाउज़ और एक कंधे पर उभरा एक उसका पफ ऐसा लग रहा था जैसे कि बाह पर कोई रंगीन तितली आकर बैठी हुई हो और उसका सिर्फ एक पंख उठा हो। अभी अभी शायद नहा कर उठी थी, क्योंकि शरद की खुशनुमा धूप की तरह हल्के सुनहले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। नील कांटे की टहनियाँ उनको सुनहली लहरें समझकर अटखेलियाँ कर रही थी। चंदर की साइकिल जब अंदर दिख पड़ी तो सुधा ने उधर देखा, लेकिन कुछ भी न कहकर फिर अपनी क्रोशियाँ बुनने में लग गई। चंदर सीधा पोर्टिको में गया और अपनी साइकिल रखकर भीतर चला गया, डॉक्टर शुक्ला के पास। स्टडी रूम में, बैठक में, सोने के कमरे में कहीं भी डॉक्टर शुक्ला नजर नहीं आए। हार कर वह बाहर आया तो देखा मोटर अभी गैराज में है, तो वह जा कहाँ सकते हैं। और सुधा को तो देखिए क्या अकड़ी हुई है आज, जैसे चंदर को जानती ही नहीं। चंदर सुधा के पास गया, सुधा का मुंह और भी लटक गया। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चंदर ने पूछा। हमें क्या मालूम, सुधा ने क्रोशिया पर से बिना निगाह उठाए जवाब दिया। तो किसे मालूम होगा? चंदर ने डांटते हुए कहा। हर वक्त का मजाक हमें अच्छा नहीं लगता। काम की बात का उसी तरह जवाब देना चाहिए। उनके निबंध की लिपि देनी है या नहीं? हाँ हाँ देनी है। तो मैं क्या करूँ? नहा रहे होंगे। अभी कोई ये तो नहीं है कि तुम निबंध की लिपि लाए हो तो कोई नहाए धोए ना, बस सुबह से बैठा रहे कि अब निबंध आ रहा है, अब आ रहा है। सुधा ने मुंह बनाकर आंखें नचाते हुए कहा। तो सीधे क्यों नहीं कहती कि नहा रहे हैं? चंदर ने सुधा के गुस्से पर हंसकर कहा। चंदर की हंसी पर तो सुधा का मिजाज और भी बिगड़ गया और अपनी क्रोशिया उठाकर किताब बगल में दबाकर वह उठकर अंदर चल दी। उसके उठते ही चंदर आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया और मेज पर टांग रख कर फैला कर बोला, आज मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा है, खबरदार कोई बोलना मत। सुधा जाते जाते मुड़कर खड़ी हो गई। हमने कह दिया चंदर एक बार फिर कि हमें ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। जब देखो तुम चिढ़ाते रहते हो। सुधा ने गुस्से से कहा। नहीं, चिढ़ाएंगे नहीं तो पूजा करेंगे। तुम अपने मौके पर छोड़ देती हो, चंदर ने उसी लापरवाही से कहा। सुधा गई नहीं, वहीं घास पर बैठ गई और किताब खोलकर पढ़ने लगी। जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदन ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा। सुधा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, मगर 2 बड़े बड़े आंसू टप से नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं। बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं, सुधा रोनी आवाज़ में बोली। बस इस बात पर इतनी नाराज़ हो? पागल। हाँ,
इस बात पर इतनी नाराज़ हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज़ होंगे। बड़े कहीं के आए, नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है। अपने को जाने क्या समझ लिया है। सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई, चंदर ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को गेसू का नौकर आया था। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं, किससे पूछ कर जाती। आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया, सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदर ने समझा कर कहा। और फिर गेसू के यहाँ तो तुम अक्सर जाती हो। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते, सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज़ होते। बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पागल कहेंगी, इतनी सी बात पर रोना क्या। किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ चली जाना। तुम्हें कहती क्या लगता है, गेसू ने कितना बुरा माना होगा, सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब जाएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ाने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा आज देखो कहेंगे। कहेंगे कहेंगे नहीं, आज दोपहर को आप बुला लाइएगा, वरना हम सब किताबों में लगाए देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक। अच्छा याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई रास्ता ना पाकर कहा। आज दोपहर को ज़रूर से। सुधा ने फिर आंखें नाचा कर कहा। लो पापा आ गए, नहाकर जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के ज़रा स्थूल काय से थे। बहुत गंभीर, अध्ययन और अध्यापन और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह एमए पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को ज़बरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाए, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा ज़रूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, ज़ात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कायस्थ। नहा कर वे आ रहे थे और दुर्गा सप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और बोले, हेलो, हो गया वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिक्रूज़ के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। अभी शादी नहीं हुई? मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यहीं है। शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेली रहती है? नहीं, अपने भाई के साथ है, बर्टी के साथ।
अच्छा, और बर्टी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम, तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा, पूजा के लिए सब बिछा दिया है, सहसा सुधा बोली। अच्छा बेटी। अच्छा चंदर, मैं पूजा कराऊं जल्दी से? तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज़ पर एक चार्ट है, ज़रा इसको ठीक कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज़ पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी चीनी की प्याली में चाइना इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। ये सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या भला है? चंदर ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी। ये खाओगे? सुधा ने बड़े दुलार से पूछा। ले आओ, चंदर ने कहा। ले आए हम, लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकाल कर मेज पर रख दी। अरे तश्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई। सौर नहीं ज़रा सा, चंदर ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी होती है कि नहीं? चौकी के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नोन दो, अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है, चंदर बोला। हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ झूठा हो जाएगा। और राम राम, पता नहीं तुम रेस्टोरेंट में मुसलमान के हाथ का खाते होंगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पोंछ दिए, स्याही के और बेतकल्लुफ़ी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर, सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया, चंदर ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा। हाँ, अभी पापा देखें तो और बिगड़ें कि धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है, तुम्हें क्या? और उसने स्याही लगा हुआ छोर कसकर कमर में खोस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में खोस लिया, गंदी कहीं की। चंदन ने चार्ट की लाइनें ठीक करते हुए कहा। गंदी है तो तुमसे मतलब? और मुंह चिढ़ाते हुए सुधा कमरे में चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चार्ट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी ज़िंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह इन लोगों की विशेषता होती है। और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्च श्रृंखल होने पर भी जो चीज़ें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती है, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसीलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतरात्म से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से। वह खद्दर नहीं पहनता था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार।
उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह ये जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खूब अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर आदमी खूंखार जानवर बन गया तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज़ पर देवता बन सकेगी। इसीलिए जब वह बैठकर कानपुर की मीलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था, तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का सपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप, दीप, नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च के सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर बाशिंदे को अमानुषिकता से लूटा, तब वह फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद उसने राजनीति में कभी डूबकर हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उसने देखा कि उसके जो मित्र राजनीति में गए वे थोड़े दिन बाद बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पा गए, मगर आदमियत खो बैठे। अपने अर्थशास्त्र के बावजूद वह यह समझता था कि आदमी की ज़िंदगी सिर्फ आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं, और वह यह भी समझता था कि जीवन को सुधारने के लिए सिर्फ आर्थिक ढांचा बदल देने भर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आदमी का सुधार करना होगा, व्यक्ति का सुधार करना होगा, वरना एक भरे पूरे और वैभवशाली समाज में भी आज कैसे अस्वस्थ और पाशविक वृत्तियों वाले व्यक्ति रहेंगे तो दुनिया ऐसी ही लगेगी जैसे एक खूबसूरत सजा सजाया महल जिसमें कीड़े और राक्षस रहते हैं। वह यह भी समझता था कि वह जिस तरह की दुनिया का सपना देखता है वह दुनिया आज किसी भी एक राजनीतिक क्रांति या किसी भी विशेष पार्टी की सहायता मात्र से नहीं बन सकती। उसके लिए आदमी को अपने को बदलना होगा। किसी समाज को बदलने से काम नहीं चलेगा। इसलिए वह अपने व्यक्ति के संसार में निरंतर लगा रहता था और समाज के आर्थिक पहलू को समझने की कोशिश करता रहता था। यही कारण है कि अपने जीवन में आने वाले व्यक्तियों के प्रति वह बेहद ईमानदार रहता था और अपने अध्ययन और काम के प्रति वह सचेत और जागरूक रहता था। वह अच्छी तरह समझता था कि इस तरह वह दुनिया को उस ओर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर रहा है, चूँकि अपने में भी वह सत्य की वही चिंगारी पाता था। इसीलिए कवि या दार्शनिक न होते हुए भी वह इतना भावुक, इतना दृढ़ चरित्र, इतना सशक्त और इतना गंभीर था। और काम तो अपना वह इस तरह करता था जैसे वह किसी की एकाग्र उपासना कर रहा हो। इसीलिए जब वह चार्ट के नक्शे पर कलम चला रहा था तो उसे मालूम नहीं हुआ कि कितनी देर से डॉक्टर शुक्ला आकर उसके पीछे खड़े हो गए। वाह, नक्शे पर तो तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा, अब उसे रहने दो। लाओ देखें तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। आज तो इतवार है ना। डॉक्टर शुक्ला पास की कुर्सी पर बैठकर बोले, चंदर, आजकल मैं किताब लिखने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि भारतवर्ष की जाति व्यवस्था का नए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और विश्लेषण किया जाए। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर चूर होने जा रही है
उसके बारे में तुमार बांधना और समय बर्बाद करना बेकार है। चंदर ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। यही तो तुम लोगों में खराबी है। कुछ थोड़ी सी खराबियाँ जाति व्यवस्था की देख ली और उसके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो कि मानव जाति दुर्बल नहीं है। अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर वह आवश्यक ना हुई तो मानव उससे छुटकारा मांग लेता है। ये जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है। क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह बहुत सशक्त है, अपने में बहुत ज़रूरी है? अरे हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या वह भी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़रा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को तो वह उसका भरपूर दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेज़ों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त और अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है, कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी। ब्याह शादियां भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम में भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है और उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता। और जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की और एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाह तो आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना विवाह की इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज को असफल ही होते देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे, चंदर ने बहुत साहस करके कहा। ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदर ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है। अच्छा चंदर, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे या ट्रेन से?
ट्रेन से। अच्छा। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब ज़रा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदन ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदन के जाने के ज़रा ही देर के बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी और पापा को पंखा झलने बैठ गई। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखाने से बाज नहीं आती थी। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और भली बुरी हर तरह की ज़िद को मान लेना करना यह पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख तो मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। मेरा मतलब था कि सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुँचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। अब तो बिनती 3 महीने यहीं रहेगी। पापा, अब बिनती को यहीं बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अभी उसकी उम्र ही क्या है? सुधा बोली। क्यों, तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब? बस हम पढ़ेंगे, FA कर लेंगे, फिर BA, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो, बातें तो सुनो इसकी। ला 2 नान खटाई और थे, शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। नहीं, पहले बता दो। अच्छा, नहीं करेंगे। सुधा ने दोनों नान खटाइयाँ रखकर पंखा जलना शुरू किया। इतने में फिर नान खटाइयाँ खाते हुए डॉक्टर शुक्ला बोले, तेरी सास तुझे देखने आएगी तो यही नान खटाइयाँ तुमसे बनवा कर खिलाएंगे। फिर वही बात, सुधा ने पंखा पटक कर कहा। अभी तुम वादा कर चुके हो कि ब्याह नहीं करोगे। हाँ, ब्याह नहीं करूँगा, ये तो कह दिया मैंने, लेकिन तेरा ब्याह नहीं करूँगा ये मैंने कब कहा? हाँ, ये तो फिर झूठ बोल गए तुम, सुधा बोली। अच्छा, चलो ओहर, महराजन ने डांट कर कहा। इतनी बड़ी बिटिया हो गई, मारे दुलार के बर्रानी जात है। महराजन पुरानी थी और सुधा को डांटने का पूरा हक था उसे, और सुधा भी उसका बहुत लिहाज करती थी। वह उठी और चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गई। 12 बज रहे थे। वह लेटी लेटी कल रात की बात सोचने लगी। क्लास में क्या मज़ा आया था कल। गेसु कितनी अच्छी लड़की है। इस वक्त गेसु के यहाँ खाना पीना हो रहा होगा और फिर सब लोग मिलकर गाएंगे। कौन जाने, शायद दोपहर को कव्वाली भी हो। इन लोगों के यहाँ कव्वाली इतनी अच्छी होती है। सुधा सुन नहीं पाएगी और गेसु ने भी कितना बुरा माना होगा, और यह सब चंदर की वजह से। चंदर हमेशा उसके आने जाने उठने बैठने में कतर ब्योंत करता रहता है। एक बार वह अपने मन से लड़कियों के साथ पिकनिक में चली गई। वहीं चंदर के बहुत से दोस्त भी थे। एक दोस्त ने जाकर चंदर से जाने क्या कह दिया कि चंदर उस पर बहुत बिगड़ा, और सुधा कितनी रोई थी उस दिन। यह चंदर बहुत ख़राब है,
सच पूछो तो अगर कभी कभी वह सुधा का कहना मान लेता है तो उससे दुगना सुधा पर रौब जमाता है और सुधा को रुला रुला कर मार डालता है और खुद अपने आप दुनिया भर में घूमेंगे। अपना काम होगा तो चलो सुधा अभी करो फ़ौरन, और सुधा का काम होगा तो अरे भाई क्या करें भूल गए। अब आज ही देखो सुबह 8 बज आए और अब देखो 2 बजे भी जनाब आते हैं या नहीं, और कह गए हैं 2 बजे तक के लिए, तो 2 बजे तक सुधा को चैन नहीं पड़ेगी, ना नींद आएगी ना किसी काम में तबीयत लगेगी। लेकिन अब ऐसे काम कैसे चलेगा, इम्तिहान को कितने थोड़े दिन रह गए हैं और सुधा की तबीयत सिवा पोइट्री के और कुछ पढ़ने में लगती ही नहीं। कब से वह चंदर से कह रही है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, लेकिन ऐसा स्वार्थी है कि बस चाय पी ली, नान खटाई खा ली, रुला लिया और फिर अपने मस्त साइकिल पर घूम रहे हैं। यही सब सोचते सोचते सुधा को नींद आ गई और 3 बजे जब गेसु आई तो भी सुधा सो रही थी। पलंग के नीचे डीएमसी का गोला खुला हुआ था और तकिए के पास क्रोशिया पड़ी थी। सुधा थी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, और ख़ास तौर से उसकी पलकें जो अपराजिता के फूलों को मात करती थी, और थी इतनी गोरी गुदकारी कि कहीं पर दबा दो तो फूल खिल जाए। मूंगिया होठों पर जाने कैसा अछूता गुलाब मुस्कुराता था, और बाहें तो जैसे बेले की पंखुड़ियों की बनी हो। गेसु आई, उसके हाथ में मिठाई थी जो उसकी माँ ने सुधा के लिए भेजी थी। वह पल भर खड़ी रही और फिर उसने मेज पर मिठाई रख दी और क्रोशिया से सुधा की गर्दन गुदगुदाने लगी। सुधा ने करवट बदल ली। गेसु ने नीचे पड़ा हुआ डोरा उठाया और आहिस्ते से उसका चुटीला डोरे के एक छोर से बांधकर दूसरा छोर मेज के पाए से बांध दिया, और उसके बाद बोली, सुधा सुधा उठो। सुधा चौंक कर उठ गई और आंखें मलते मलते बोली, अब 2 बजे हैं, लाए उन्हें या नहीं? ओफो, उन्हें लाए या नहीं? ओहो, उन्हें लाए या नहीं? किसे बुलाया था रानी 2 बजे? ज़रा हमें भी तो मालूम हो। गेसु ने बाह में चुटकी काटते हुए पूछा। ओफो, सुधा बाँह झटक कर बोली, मार डाला बेदर्द कहेंगी, यह सब अपने उन्हीं अख्तर मियाँ को दिखाया कर। और ज्यों ही सुधा ने सिर ढकने के लिए पल्ला उठाया तो देखा कि चोटी डोर में बंधी हुई है। इसके पहले कि सुधा कुछ कहे, गेसु बोली, या सनम, ज़रा पढ़ाई तो देखो। मैंने तो सुना था कि नींद ना आए इसलिए लड़के अपनी चोटी खूंटी में बांध लेते हैं, पर ये नहीं मालूम था कि लड़कियां भी अब वही करने लगी हैं। सुधा ने चोटी से डोर खोलते हुए कहा, मैं ही सताने को रह गई हूँ। अख्तर मियाँ की चोटी बांध कर नचाना उन्हें, अभी से बेताब क्यों हुई जाती है? अरे रानी, उनके चोटी कहाँ है? मियाँ है मियाँ। छोटी ना सही, दाढ़ी सही। दाढ़ी खुदा खैर करे, मगर वो दाढ़ी रख लें तो मैं उनसे मोहब्बत तोड़ दूँ। सुधा हंसने लगी। ले, अम्मी ने तेरे लिए मिठाई भेजी है, तू आई क्यों नहीं? क्या बताऊँ? बताऊँ कुछ नहीं, अब कब आएगी तू? गेसु, सुनो, इसी मंगल नहीं बृहस्पति को बुआ आ रही है, वो चली जाएंगी तब आऊँगी मैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? अभी कामिनी और प्रभा के यहाँ मिठाई पहुँचानी है। गेसु मुड़ते हुए बोली। अरे बैठो भी। सुधा ने गेसु की ओढ़नी पकड़कर उसे खींचकर बिठलाते हुए कहा, अभी आए हो, बैठे हो, दामन संभाला है। आहा, अब तो तू भी उर्दू शायरी कहने लगी, गेसु ने बैठते हुए कहा। तेरा ही मर्ज़ लग गया, सुधा ने हंसकर कहा। देख कहीं और भी मर्ज़ ना लग जाए, वरना फिर तेरे लिए भी इंतज़ाम करना होगा, गेसु ने पलंग पर लेटते हुए कहा। अरे ये वो गुड़ नहीं कि छींटे खाए। देखूंगी और देखूंगी क्या, देख रही हूँ इधर पिछले 2 साल से कितनी बदल गई है तू।
पहले कितना हंसती बोलती थी, कितनी लड़ती झगड़ती थी, और अब कितना हंसने बोलने पर भी गुमसुम हो गई है तू। और वैसे हमेशा हंसती रहे चाहे, लेकिन जाने किस ख्याल में डूबी रहती है हमेशा। गेसु ने सुधा की ओर देखते हुए कहा। धत पगली कहेंगे। सुधा ने गेसु की एक हल्की सी चपत मारकर कहा, यह सब तेरे अपने ख्याली बुलाव है। मैं किसी के ध्यान में डूबूंगी? यह हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु तो किसी के नहीं सिखाते सुधा रानी। बिल्कुल सच सच। क्या कभी तुम्हारे मन में किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? गेसु ने बहुत गंभीरता से पूछा। देख गेसु, तुझसे मैंने आज तक तो कभी कुछ नहीं छिपाया, ना शायद कभी छिपाऊंगी। अगर कभी कोई बात होती तो तुझसे छिपी ना रहती। और रहा मोहब्बत का, तो सच पूछूं तो मैंने जो कुछ कहानियों में पढ़ा है, किसी को देखकर मैं रोने लगूं, गाने लगूं, पागल हो जाऊं, यह सब कभी मुझे नहीं हुआ। और रही कविताएं, तो उनमें की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कीट्स की कविताएं पढ़कर ऐसा लगा है अक्सर कि मेरी नसों का कतरा कतरा आंसू बनकर छलकने वाला है। लेकिन वह महज कविता का असर होता है। महज कविता का असर? गेसु ने पूछा। कभी किसी खास आदमी के लिए तेरे मन में हंसी या आंसू नहीं उमड़ते? कभी अपने मन को जांच कर तो देख, कहीं तेरी नाजुक ख्याली के पर्दे में किसी एक की सूरत तो नहीं छिपी है? नहीं गेसु बानो, नहीं। इनमें मन को जांचने की क्या बात है? ऐसी बात होती और मन किसी के लिए झुकता तो क्या खुद मुझे नहीं मालूम होता? सुधा बोली। लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बात ये है सुधी, गेसु ने सुधा को अपनी गोद में खींचते हुए कहा, देखो, तुम मुझसे इल्म में ऊंची हो, तुमने अंग्रेज़ी शायरी छान डाली है, लेकिन ज़िंदगी से जितना मुझे सबीका पड़ चुका है, अभी तुम्हें नहीं पड़ा। अक्सर कब, कहाँ और कैसे मन अपने को हार बैठता है, ये खुद हमें पता नहीं लगता। मालूम तब होता है जब जिसके कदम पर हमने सिर रखा है वह झटके से अपने कदम घसीट ले। उस वक्त हमारी नींद टूट जाती है और तब हम जाकर देखते हैं कि अरे, हमारा सिर तो किसी के कदमों पर रखा हुआ था और उनके सहारे आराम से सोते हुए हम सपना देख रहे थे कि हमारा सिर कहीं झुका ही नहीं। और मुझे जाने तेरी आंखों में इधर क्या दिख रहा है कि मैं बेचैन हो उठी हूँ। तूने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि नाजुक अशआर तेरे दिल को उस जगह छू लेते हैं जिस जगह उसी को छू सकते हैं जो अपना दिल किसी के कदमों पर चढ़ा चुका हो। और मैं ये नहीं कहती कि तूने मुझसे छिपाया है। कौन जानता है तेरे दिल ने खुद तुझसे यह राज छिपा रखा हो। और सुधा के गाल थपथपाते हुए गेसु बोली, लेकिन मेरी एक बात मानेगी तू? तो कभी इस दर्द को मोल ना लेना, बहुत तकलीफ़ होती है। सुधा हंसने लगी। तकलीफ़ की क्या बात, तू तो है ही, तुझसे पूछ लूँगी उसका इलाज। मुझसे पूछ कर क्या कर लेगी? दर्द दिल क्या बांटने की चीज़ है? बांट ले अपने पराए दर्द दिल। नहीं, तू बड़ी सुकुमार है, तू इन तकलीफ़ों के लिए बनी नहीं मेरी चंपा। और गेसु ने उसका सिर अपनी छाती में छिपा लिया। टन से घड़ी ने 3:30 बजाए। सुधा ने अपना सिर उठाया और घड़ी की ओर देखकर कहा, ओफो, 3:30 बज गए और अभी तक गायब। किसके इंतज़ार में बेताब है तू? गेसु ने उठकर पूछा। बस दर्द दिल, मोहब्बत, इंतज़ार, बेताबी, तेरे दिमाग में तो बस यही सब भरा रहता है। आजकल वही तू सबको समझाती है। इंतज़ार विंतज़ार नहीं, चंदर अभी मास्टर लेकर आएंगे। अब इम्तिहान कितना नज़दीक है। हाँ, ये तो सच है। और अभी तक मुझसे पूछ क्या पढ़ाई हुई है। असल में बात तो ये है कि कॉलेज में पढ़ाई हो तो घर में पढ़ने में मन लगे, और राजा कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। इससे अच्छा सीधे यूनिवर्सिटी में बीए करते तो अच्छा था। मेरी तो अम्मी ने कहा कि वहाँ लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं भेजूंगी। लेकिन तू क्यों नहीं गई सुधा? मुझे भी चंदर ने मना कर दिया था, सुधा बोली। सहसा गेसु ने एक क्षण को सुधा की ओर देखा और कहा, सुधी, तुझसे एक बात पूछूं? हाँ।
अच्छा जाने दे, पूछो ना। नहीं, पूछना क्या, खुद जाहिर है। क्या? कुछ नहीं, पूछो ना। अच्छा, फिर कभी पूछ लेंगे, अब देर हो रही है, आधा घंटा हो गया है। कोचवान बाहर खड़ा है। सुधा गेसु को पहुंचाने बाहर तक आई। तभी हसरत को लेकर आओ, सुधा बोली। अब पहले तुम आओ, गेसु ने चलते चलते कहा। हाँ, हम तो बिंती को लेकर आएंगे और हसरत से कह देना तभी उसके लिए तोहफा लाएंगे। अच्छा, सलाम। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच छल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं। एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किससे वह कहे काम के लिए। खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा ये होता है कि वह छोटी से छोटी चीज़ के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है और काम नौकरों से करवा भी ले। पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढूंढवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता। और चंदर का ये हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती है। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। विसरिया को जानती हो, वही आएंगे। और इसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने लगा, तब सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता है तब सुधा की रूह कांप उठती है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेज़ पोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी में से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा की ओर देखा तक नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक आए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका लिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके कहा, चंदर। क्या? बड़े भर्राए गले से चंदर बोला। इधर देखो, सुधा ने बहुत दुलार से कहा। क्या है? चंदर ने उधर देखते हुए कहा। अरे सुधा, तुम रो क्यों रहे हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया है। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती ढलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेती तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगते हो। इसी पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं थी और हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन है तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा। तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ।
हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ, अच्छी लड़की की तरह मुंह धोआओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं, तुम्हारे घर से गए तो एक ना एक ऐसी बात होती गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई ही होगी। बात ये हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ एक कोई साहब और हैं। खैर, बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरा ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो वह बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली हैं और वह तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी ज़रूर आज तक मुझसे कुछ मोहब्बत करते थे, आज वह भी नाराज़ होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर, तुम शादी कर क्यों नहीं लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा है कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए, जाने कैसी लड़की हो, क्या हो। तो उसमें क्या, पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख ले, हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो ना चंदर, फिर यहीं रहना, हमें अकेला भी नहीं लगेगा। क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो, जिंदगी निभानी है, कोई गाय भैंस खरीदना है। चंदर ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे, बूझे, प्यार करे, तब ब्याह के भी माने हैं। तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे। सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसीलिए कि तुमने किया होता तो तुम हमसे थोड़ी ही छिपाते, हमें ज़रूर बताते, और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह क्यों पूछा सुधा? ये बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी केसु आई थी, वह बोली, सुधा तुमने किसी से कभी प्यार किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका विवाह होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली तू अपने से छिपाती है। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया है, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कोई बात नहीं छिपाता। अगर कोई बात छिपाई भी होती तो तुम्हें ज़रूर बता देती। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया हो और तुम्हें बताया हो, फिर हम भूल गए हों। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हों और तुम्हें मालूम हो। कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना? नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंद्र बोला। तब तो हमने प्यार व्यार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज़ होने पर तुम इतने दुखी हो गए हो जाने दो नाराज़। पापा तो हैं अभी, क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज़्यादा मुझसे करते हैं। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद गए बेसरिया के यहाँ। बेसरिया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे ज़रूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा। क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह ज़रूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे ये पोर्टिको में कौन है? चंदर ने देखा, लो बेसरिया आ गया।
चंदर उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूँ। बिसरिया को बाहर बिठाकर चंदर भीतर आया अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंदर रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना, और कविता वविता पर मुंह बनाकर बैठे तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंदर ने कहा, अच्छा बच्चा नहीं, बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदर ने हल्की सी चपत मार कर कहा, और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो ही रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी। वह आकर बिसरिया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदर ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल का इम्तिहान देंगी। बिसरिया ने बिना आंखें उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकचा सी गई। चंदर उठा और बिसरिया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरिया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंदर। चुप, सभी चुप। अंत में चंदर बोला, लो, तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरिया कभी ये पुस्तक उलटता, कभी वह। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी, बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक आया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरिया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंदर की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंदर ने कहा, अच्छा, अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंदर उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंदर दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरिया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लपकती हुई चंदर के पास पहुंची। ये सुनो चंदर। चंदर रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो, हर वक्त वही बचपना। चंदर ने डांट कर कहा, चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई अभी तक वही आदतें। सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जाग गए थे और जम्हाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। क्या बज गए? 5:30। अरे, बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफ़ी काम किया है तुमने, चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है, आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो, उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही थी और बिसरिया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा, लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान लगा लिया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महराजिन से कह आया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दे। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी के स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे।
अब साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, चंदन ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने ज़ोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, जाओ चाय लाओ। जब सुधा चाय लाने गई तो डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है? अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए। सुधा बच्ची नहीं है। हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है। हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी ही निगहबानी में रही है, तुम खुद ही अपनी जिम्मेवारी समझते हो। लड़का हिंदी में एमए है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई। पापा तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों, महराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा।